डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप वेटेज समझिए, आपके एग्जाम का पैटर्न समझिएगा। आपके हमारे एग्जाम के अंदर मेरे बच्चों याद रखिए 100 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाने हैं। क्या पूछे जाने हैं? 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा। और मेरे बच्चों आज की तारीख में थोड़ा सा मैं आपको बीएससी नर्सिंग के बारे में बता देता हूं। बीएससी नर्सिंग एक ट्रेंड में चलने वाला कोर्स है। आज से 5, 6, 7, 8 साल पहले मेरे बच्चों बायो लेने में स्टूडेंट जो है थोड़ा झिझकता था, सोचता था, और ज्यादातर स्टूडेंट किधर जाता था? मैथमेटिक्स की तरफ। आज मैथमेटिक्स के हालात ऐसे हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मैथ्स वाले ज्यादातर ये गाना गा रहे हैं मार्केट में। मतलब बीटेक कर लिया, आईटीआई कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, सब कर लिया, लेकिन भाई साहब कोई 10,000 की नौकरी पे रखने को तैयार। और कोरोना के बाद तो बायो सेक्टर का ऐसा बूम आया ना कि जिसको नहीं पता था उसको भी समझ में आ गया कि बायो क्या होता है। तो आने वाले टाइम पर मेरे बच्चों बायोलॉजी फील्ड और मेडिकल फील्ड का ही क्रेज होगा। और आने वाले टाइम पर ये दोनों फील्ड ऐसे हैं जो किसी स्टूडेंट को बेरोजगार या फिर जॉबलेस या अनएम्प्लॉयमेंट को फेस नहीं करने देंगे। हर एक वो स्टूडेंट जो बायो से पढ़ रहा है उसका फ्यूचर ब्राइट है, ये मुझसे आज लिखवा लो आप। सन 2007 के अंदर, सन 2007 में मैंने बायोलॉजी से अपनी पढ़ाई शुरू की थी। मतलब मैं 2005 में 10th पास आउट हूं, और उसके बाद 2007 में मैंने अपनी 5 के बाद 6 से मैंने अपनी बायो की स्टडी की, और 7 में मैंने और एलएन किया 6-7 में। और उसके बाद मेरे बच्चों मैंने यहां से लेकर के 2012 में अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया। उसके बाद 2016 में मैंने साइकेट्रिक से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अंडरस्टैंड? देन मेरे बच्चों 2016 में मैंने फर्स्ट ग्रेड एग्जाम लेक्चरर, जो मैं छोड़ करके आज आपको पढ़ा रहा हूं, एम्स पटना के अंदर। 2019 में मैंने फिर से वापस से एसएनओ फर्स्ट ग्रेड यानी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एम्स भोपाल फिर छोड़ा। देन फिर आपको पढ़ा रहा हूं। उसके बाद मेरे बच्चों अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो सन 2012 से लेकर के आज 2023 यानी 11 साल वुगली एमसीआई कैरियर इंस्टीट्यूट को कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि मेरे बच्चों नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर आपका कैरियर कैसे बनेगा, इससे बेटर आपको समझाने वाला पर्सन नहीं मिलेगा। यूट्यूब के ऊपर अपना वुगली के नाम से यूट्यूब चैनल है, अगर आप जानते हो तो। वुगली आप लोग समझ ही गए होंगे, या सुनो, इस पर क्लासेस होती है। इस पीरियड में इस पूरे करीब 2005 से लेकर 2023 मतलब 15-16 साल हो गए। 15-16 साल के पीरियड में कई बार एलएन वगैरह के ऑफर आए, कई बार कैरियर पॉइंट के ऑफर आए, कई बार मेरे बच्चों हम लोगों ने फर्स्ट ग्रेड वगैरह के एग्जाम दिए तो उसमें क्रैक किया। अब फर्स्ट ग्रेड की जॉब की अगर बात करते हो आप नर्सिंग फील्ड में, जो नर्सिंग ट्यूटर या नर्सिंग लेक्चरर की पोस्ट होती है, तो मेरे बच्चों 5400 पे ग्रेड से शुरुआत होती है। अब 5400 पे ग्रेड का मतलब होता है एक एमबीबीएस की पेमेंट, एमबीबीएस वाले बंदे की जो पे ग्रेड होती है वो होती है 4800। कितनी होती है? 4800। जो एमबीबीएस पास आउट है उसकी पे ग्रेड कितनी होती है? अरे कितनी होती है भैया? और जो बीएससी नर्सिंग करके और जो ट्यूटर का एग्जाम देंगे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर के लिए एम्स में, वो भी इसको जॉब मिलेगी मेरे बच्चों किसी गांव में। एमबीबीएस को एम्स के अंदर बहुत रेयर जॉब मिलेगी, एमबीबीएस को मिलेगी गांव में। कहां मिलेगी? और मेरे बच्चों जो नर्सिंग बीएससी करके और अगर आप ट्यूटर क्वालिफाई कर लेते हो, दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप प्रैक्टिस में जाइएगा, प्रैक्टिस में आपके पास ऑप्शन है नर्सिंग ऑफिसर, पहली पोस्ट होती है नर्सिंग ऑफिसर जो सेकंड ग्रेड होती है। और अगर आप ट्यूटर में चले जाते हो तो मेरे बच्चों फर्स्ट ग्रेड पोस्ट होती है आपके पास, और उसका पे ग्रेड होता है 5400। और एमबीबीएस का होता है, इसकी पेमेंट होगी लगभग सेकंड ग्रेड के बराबर, जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर में होगी, एनओ के अंदर होगी।
और एनओ की पेमेंट की शुरुआत होती है 72,000 से। कहां से शुरू होती है? 72,000, 70,200 से। और डॉक्टर की पेमेंट भी यहीं से शुरू होती है, और इसकी पेमेंट शुरू होती है मेरे बच्चों 1 लाख से, जो आगे बढ़कर के 2 लाख 2.5 लाख तक तो बहुत आसान है। तो सेक्टर बड़ा ब्राइट है। आज जिसने नर्सिंग कर लिया है, मेरे बच्चों जो नहीं कर पा रहे हैं, मेरी इस बैच को शुरू करने के पीछे यही कोशिश है कि जितने भी ऐसे वंचित छात्र हैं जो मिसगाइडेड हैं, जिनको एक सही करियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स को एक रियल गाइडलाइन प्रोवाइड करके और उनकी मदद करके और उनको एम्स या RUHS का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करवा के और एक अच्छे रेपुटेटेड नर्सिंग कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग करवा करके और एक नर्सिंग ऑफिसर तैयार करना ही हमारा विजन है। तो मेरे बच्चों, हमारे एफर्ट्स के अंदर कोई कमी नहीं रहेगी। आपको बराबर एफर्ट्स लगाना है, बराबर ताकत लगानी है। कहीं पर अगर आपको कुछ समझने में तकलीफ होती है तो थोड़ा सैक्रिफाइस करना है, क्योंकि हम शुरुआत से इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम को हम बहुत कम पढ़ाते हैं। और हमने इस बार जो पैटर्न में कोशिश की है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों कंबाइंड पढ़ाएंगे, आपको कहीं तकलीफ नहीं आने देंगे, ये मेरा वादा आपसे रहेगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है? तो चलिएगा मेरे बच्चों, आज हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन। क्या? इसको कम करो थोड़ा। रिप्रोडक्शन यानी कि मेरे बच्चों जनन, हिंदी में हम कहेंगे जनन। क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन मतलब जनन, यानी कि जनन के लिए जनन क्यों आवश्यक है, रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है। तो मेरे बच्चों, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको एक वारिस के रूप में पैदा किया, ऐसे ही आपकी भी इच्छा होगी फ्यूचर में चल के मेल और फीमेल मैरिज करेंगे, शादी करेंगे, और शादी करके मेरे बच्चों अगली पीढ़ी को, नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज द रिप्रोडक्शन। क्या है ये? रिप्रोडक्शन है, जनन है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, और क्या क्वेश्चन इसके हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, इन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा मेल रिप्रोडक्शन की। और मेरे बच्चों, मेल रिप्रोडक्शन में अब समझना, इधर हिंदी मीडियम समझेंगे, इधर इंग्लिश मीडियम समझेंगे, दोनों का बराबर काम होगा। और बात को समझिए ध्यान से। सबसे पहले यहां से बात शुरू करते हैं। तो रिप्रोडक्शन का सिस्टम जो है मेरे बच्चों, तो उसको अगर आप समझते हैं कि पेनिस, तो पेनिस इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पेनिस का मतलब सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं है। असली रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो है वो है टेस्टिस। क्या है? तो हमसे क्वेश्चन किया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बताइए जरा, कौन सा प्राथमिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है? तो हिंदी वाले जवाब देंगे टेस्टिस। क्या इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? और हिंदी वाले लिखेंगे भाई साहब वृषण। बात समझ में आ गया? क्लियर है? कोई तकलीफ? तो शुरुआत होगी वृषण से। अच्छा, आप जब अपने जेनाइटल ऑर्गन्स को देखते होंगे तो मेरे बच्चों, मेल के अंदर, सबसे पहले हम मेल की बात कर रहे हैं, फिर फीमेल की बात करेंगे। मेल के अंदर आप एक आउटर पाउच देखते हो, पाउच, उस पाउच में टेस्टिस होता है अंदर। ऐसे महसूस करोगे तो एक गोली गोली सी होती है अंदर, वो गोली है बेटा, वो टेस्टिस है, वृषण है। क्या है? तो इससे फायदा क्या होगा? हिंदी वाले को हिंदी भी समझ में आई, इंग्लिश वाले को इंग्लिश भी, मतलब दोनों लैंग्वेज में दोनों बच्चे कंफर्टेबल हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। और इससे क्या होता है, एग्जाम में भी पेपर हमारा दोनों लैंग्वेज में, तो हमारे तो सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि ऊपर इंग्लिश आती है फिर नीचे हिंदी आती है। तो हम म्यूचुअली हिंदुस्तानी हैं, ये बात हम समझते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी काफी चीजें हिंदी में समझेंगे और हिंदी वाले भी काफी चीजें इंग्लिश में समझेंगे, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो ज्यादा क्या समझ सकता है? हिंदी। ज्यादा हमारे अंदर कैपेबिलिटी क्या होती है? हिंदी। और देन हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है इंग्लिश की। इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हम उसको कल्चर में धीरे धीरे लेकर के आ रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्राथमिक ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जनन अंग होता है? तो देन वृषण या टेस्टिस। बोलो भाई, इंग्लिश में क्या बोलोगे और हिंदी में?
दोनों बच्चों को ऐसे पढ़ना है। क्लियर? बात समझ गए? यहां से शुरुआत होती है। मैंने कहा एक बाहर एक पाउच लटका हुआ है, उसमें गोली है, वो गोली ही टेस्टिस है। क्या है? एक इंसान में, एक मेल के अंदर कितने टेस्टिस? तो नंबर ऑफ टेस्टिस इक्वल टू नंबर ऑफ टेस्टिस। कुल कितने टेस्टिस? कितने? जिस पाउच के अंदर ये टेस्टिस होते हैं, उस पाउच को इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? और हिंदी में वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? और मेरे बच्चों, यहां से एक ट्यूब चलती है। देखो, टेस्टिस से आगे एक ट्यूब बढ़ी। क्या बढ़ी? एक ट्यूब बढ़ी। उस ट्यूब का नाम है वास डिफरेंस। क्या नाम है? और हिंदी में इसका नाम शुक्रवाहक। अंडरस्टैंड? बात क्लियर है? बात आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। अब मेल के अंदर और फीमेल के अंदर क्या अंतर है जेनाइटल ऑर्गन्स में? फीमेल के अंदर यूरिथ्रा यानी मूत्र मार्ग और वेजाइना यानी कि योनि, दोनों डिफरेंट ओपनिंग्स होती हैं। लेकिन मेल के अंदर यूरिथ्रा, यूरिन भी उसी से आता है, और सीमेन यानी कि रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट भी उसी रूट से आता है। तो मेल के अंदर केवल एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओरिफिस होती है, और फीमेल में दो ओरिफिस होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो आइएगा मेरे बच्चों, यहां पर बात को समझिए अब आप आगे, कि मेल के अंदर जैसे ही यहां से कहानी आगे बढ़ेगी, तो देखिएगा मेरे बच्चों, यहां से टेस्टिस से शुक्रवाहक जो शुक्राणु को लेके जाएगा, तो क्या बोला गया? शुक्रवाहक, यानी कि वास डिफरेंस। सबको बोलना है। मेरी क्लास में एक्टिवनेस बहुत ज्यादा चाहिए आप लोगों को, दिल दिमाग से शरीर से। अंडरस्टैंड? मेरी रात को 12 बजे तक क्लासें आती है। कितनी बजे तक? रात को 12 बजे तक क्लास आती है। यूट्यूब खोल के देखना कभी आप। तो आप लोगों को मेरे बच्चों इतनी ही एनर्जी के साथ अपना लक्ष्य जो हमने बनाया है, कोई भी काम आसान नहीं होता है और कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। अगर स्टूडेंट चाहे और उसका कोच अच्छा मिल गया, उसका मेंटोर जिसको कहते हैं, जो उसको गाइड करेगा, अगर वो अच्छा मिल गया और उसकी उंगली सही से थाम ली, तो मेरे बच्चों कोई माई का लाल नहीं है जो हमें रोक लेगा। और एक एक क्वेश्चन आपको क्लास के अंदर रटवाना। हमारी जितने नर्सिंग के बैच चलते हैं ना, सबके अंदर हम घर के लिए कोई काम नहीं छोड़ते, सब ऑन द स्पॉट। क्लास के अंदर याद होगा, क्लास के अंदर लर्न होगा, सब कुछ होगा, और उसके बाद बच्चा उसको रिवीजन करेगा घर पे। क्लियर? तो वही मेथड से हम लोगों को काम करना है। तो मेरे बच्चों, यहां से ये चलती हैं और जाकर के आगे देखो। अब आप ये येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है, ये है मेरे गजोधर यूरिनरी ब्लैडर। क्या है ये? यानी कि हिंदी में, अब मूत्राशय में जब पानी पीते हो ठंडा ठंडा गर्मी में, तो जितना भी यूरिन बन रहा है वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए इस मूत्राशय में आकर के स्टोर होता है। तो यूरिन का कलेक्शन कहां होता है? मूत्राशय के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। क्लियर है? अब हम ये कह रहे हैं कि सर ये तो दो बातें हो गई। एक तो लाइन कहां से आई? टेस्टिस से। और दूसरी लाइन कहां से आई? यूरिनरी ब्लडर से। अब सर आपने तो कहा अभी तो एक ही ओपनिंग होती है मेल के अंदर, तो बाहर निकलेगी वो, उसी से तो रिप्रोडक्टिव सीमेन आता है, और उसी से मेरे बच्चों यूरिन आता है मेल में। तो सर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर इसका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी कि जनन ट्रैक्ट, जनन मार्ग, और यूरिन का मूत्र मार्ग दोनों आकर के मिल जाते हैं? अंडरस्टैंड? तो मेरे बच्चों यहां देखो ध्यान से, यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन निकलेगा उसको हम कहेंगे यूरिथ्रा। क्या बोलेंगे? यूरिथ्रा। क्या बोलेंगे?
तो ये पेनिस, और पेनिस से ये पूरी ट्यूब जो हो यूरिनरी ब्लैडर में जाके जुड़ रही है, इस ट्यूब का नाम क्या है? और इसी तरह से यहां पर देखो ध्यान से, ये पेनिस यानी कि हिंदी में शिश्न लिंग, इससे यहां से मेरे बच्चों ये ट्यूब जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में जुड़ रही है, यानी मूत्राशय में जुड़ रही है, इसका नाम क्या है? तो हिंदी में मूत्र मार्ग और इंग्लिश में यूरेथ्रा। क्लियर है बात? तो ये तो एक ट्रैक इधर चला गया। दूसरा ट्रैक मेरे बच्चों यहां से आ रहा है स्क्रोटम में से। स्क्रोटम यानी कि वृषण कोश, इसमें अंदर वृषण है, क्या है? टेस्टिस है। यहां से चला 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 यहां यूरेथ्रा के पास आ गया। तो यूरेथ्रा में जुड़ने से पहले एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होती है। क्या होती है? एक ग्रंथि या एक ग्लैंड होती है। उस ग्लैंड का नाम होता है मेरे बच्चों सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड। दिख रही है सबको? क्या नाम है इस ग्लैंड का? सेमाइनल वेसिकल, यानी कि बोले तो शुक्राशय। अंडरस्टैंड? क्लियर? ये ग्लैंड से होकर के और ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और देखो आप दोनों मिलकर के जो ट्यूब, अब जो ट्यूब बनेगी शुक्राशय से, शुक्राशय से आगे जो ट्यूब दिख रही है आपको ये हल्की सी, इस ट्यूब को कहा जाएगा स्कलनीय वाहिनी। क्या बोला जाएगा? और हिंदी में इसको क्या बोलोगे? इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलोगे? तो क्लियर हुआ? तो इजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से ये इजैकुलेटरी डक्ट जाकर किसको ज्वाइन करती है? यूरेथ्रा को। तो दो ट्यूब आई थी, दोनों कहां जाके कनेक्ट हो गई? इजैकुलेटरी डक्ट किससे जुड़ गई? यूरेथ्रा से। यानी कि स्कलनीय वाहिनी किससे जाकर जुड़ गई? मूत्र मार्ग से। और यहां से अब पैसेज पूरा कॉमन हो गया। अब कॉमन पूरा मूत्र मार्ग से होकर के दोनों प्रोडक्ट्स, इधर से यूरिन और रिप्रोडक्शन के समय इधर से स्पर्म, ओके, ये दोनों इसी मार्ग से बाहर आते हैं। क्रिस्टल क्लियर है सारी बात? ये शिश्न के ऊपर मेरे बच्चों लास्ट इसका टर्मिनल पार्ट जो होता है वो कहलाता है शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस। इसके ऊपर जो स्किन होती है शिश्न के ऊपर यानी पेनिस के ऊपर, उसको फोर स्किन कहते हैं। क्या कहते हैं? और हिंदी में अग्रछद। क्लियर है मेरे बच्चों? यहां पर अब मैं आपसे यह कहूंगा कि यह पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आप देखोगे तो ये है, ये रेक्टम। जो भी खा पी रहे हो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होके इससे बनता है मेरे बच्चों स्टूल, मल। वो मल या वो स्टूल कहां आकर के टेम्परेरी स्टोर होता है? रेक्टम में, यानी कि मलाशय में। मलाशय एनस के माध्यम से बाहर खुलता है। जब आप चाहते हो सुबह, रात को, दिन में, तो ये स्टूल, ये मल आप बाहर त्याग देते हो। तो ये किससे त्यागते हो? एनस से या फिर गुदा से। क्लियर बेटा? अरे बात समझ में आ रहा है ना सबको? अब मेरे बच्चों अगर मैं ये कहूं कि स्टूल का, मल का टेम्परेरी स्टोरेज कहां होता है? तो रेक्टम या मलाशय। यूरिन का टेम्परेरी स्टोरेज कहां होता है? यूरिनरी ब्लैडर और या फिर मूत्राशय। क्लियर सबको? रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव का प्राइमरी ऑर्गन क्या है? वृषण या टेस्टिस। दोनों कहां मिलते हैं? कौन सी ट्यूब के माध्यम से मिलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट के यहां मिलते हैं और या स्कलनीय वाहिनी के माध्यम से। कौन सी ग्लैंड होती है यहां पर? तो याद रखो सेमिनल वेसिकल और या फिर शुक्राशय। क्रिस्टल क्लियर?
बात समझ गए? अब मेरे बच्चों यहां पर जब यूरेथ्रा बाहर निकलता है ब्लडर से, तो पुरुषों में एक और ग्रंथि पाई जाती है, एक और ग्लैंड होती है, और उस ग्लैंड का नाम होता है गजोधर प्रोस्टेट ग्लैंड या पुरुषत्व ग्लैंड, जो सिर्फ पुरुषों में होती है, और उस ग्लैंड का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। या कौन सी ग्लैंड? प्रोस्टेट याद रखना हिंदी वालों को भी, कई वर्ड ऐसे होंगे जो, और आपके एग्जाम्स आजकल इसी तरह से आ रहे हैं, प्रोस्टेट, अब हिंदी में कन्वर्ट करना है। अब क्या करोगे आप? ऐसा ना, आजकल ऐसे एग्जाम्स में आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो प्रोस्टेट को प्रोस्टेट ही लिख दिया जाता है और हिंदी हो गई साहब, ऐसे करके। तो हमारे लिए एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए दोनों लैंग्वेज हमें सीखना है, तभी जाकर के हमारा स्कोर अच्छा होगा। तो मेरे बच्चों यहां पर पुरुषों में एक ग्लैंड होती है, यूरेथ्रा जैसे ही बाहर निकलता है वहां पर इस ग्लैंड का नाम क्या होता है? प्रोस्टेट। क्या होता है? प्रोस्टेट। आपने सुना होगा कि कोई वृद्ध आपके दादा वगैरह या कोई मिलने वाले कि उनको प्रोस्टेट वाली प्रॉब्लम हो गई। जैसे ही प्रोस्टेट की दिक्कत होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, बढ़ते ही क्या हो जाएगा? फूल जाएगी ये, और फूलते ही क्या हो जाएगा? ये यूरेथ्रा बंद हो जाएगा, मूत्र मार्ग बंद हो जाएगा। अब इन भाई साहब को ब्लडर तो फुल हो गया, भर गया फुल, अब इनको यूरिन के लिए जाना है, इच्छा हो रही है, पूरा पेट भर गया, ब्लडर फुल हो रहा है, लग रहा है कि सुसु के लिए जाना है, लेकिन जब ये सुसु के लिए जाके खड़े हुए तो इनको सुसु नहीं आएगा, और अगर आएगा तो थोड़ा सा आया और बंद हो जाएगा। अब ब्लडर तो खाली नहीं हुआ, यूरिन तो पूरा ही भरा हुआ है, हल्का सा यूरिन आया फिर बंद हो गया। तो सीधी सी बात है कि इनको बार बार जाना पड़ेगा। एक बार जाके आ गए, क्लास में बैठ गए, थोड़ी देर बाद फिर मतलब दिन भर इनको यूरिन के लिए जाना पड़े। बार बार यूरिनेशन के लिए कौन से मरीज जाएंगे? प्रोस्टेटाइटिस वाले, यानी कि बीपीएच वाले, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। क्लियर है? उनको बार बार यूरिन आएगा, उनका ब्लडर खाली नहीं होगा, उन लोगों को यूरिन पास करने में हल्की हेजिटेंसी होगी। जैसे आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको खुले में सुसु नहीं आता होगा, टॉयलेट में ही आता होगा। भारत में तो ज्यादातर सबको आ जाता है खुले में क्योंकि भारत में तो थोड़ी सी जगह मिली और इंसान वहीं पे निवृत्त हो लेता है भाई साहब, हल्का हो लेता है, उसके बाद बड़ा कंफर्ट फील होता है। या सुनो, तो मेरे बच्चों अगर आपको, जैसे आप मूवी देखने के मॉल में सुसु करेंगे, ये कि आप यहां कर रहे हो, ये कि यहां, ये क्या है, किसी के सामने आपको सुसु ही नहीं आएगा, आप खड़े हैं 5 मिनट हो गए, उसे कहते हैं इनएबिलिटी टू स्टार्ट द वॉइडिंग। अगर वॉइडिंग या यूरिन शुरू नहीं कर पा रहे हो तो इसे हेजिटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? तो अब दूसरी ग्लैंड समझ में आ गई। पहली ग्लैंड मैंने कौन सी बताई आपको? उधर भी पढ़ते रहना, जिसके जो लायक है उधर। दूसरी ग्लैंड कौन सी बताई? और तीसरी एक और ग्लैंड, जहां प्रोस्टेट खत्म है उसके बाद ही एक और ग्लैंड है मेरे बच्चों, कंद मूत्र पथ ग्रंथि, यानी कि इसका नाम होगा मेरे बच्चों बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो यहां पर या यहां कोई से भी डायग्राम में मैं मार्क करूं तो दोनों को अंडरस्टूड होगा वो, ठीक है? तो यहां पर इसको क्या बोला जाएगा? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो अब मैं ये पूछ लूं अगर आपसे कि बताइए जरा, मेल रिप्रोडक्टिव में, पुरुष जनन तंत्र में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? बोलो। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल। क्रिस्टल क्लियर? कहूं कौन सी डक्ट्स होती हैं? डक्ट मतलब
कैविटीज, ट्यूब्स। ट्यूब्स कौन कौन सी होती है? तो मेरे बच्चों ये एक ट्यूब है, यानी कि ये जो मूत्र शुक्र वाहक है ये ट्यूब है। यूरेथ्रा मूत्र मार्ग एक ट्यूब है, या सुनो। यहां से इजैकुलेटरी स्कलनीय वाहिनी ये एक ट्यूब है। तो मेरे बच्चों मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दोगे, एक प्राथमिक और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी केस में हम दो बात करेंगे, एक तो ग्रंथियां ग्लैंड्स, और दूसरी बात करेंगे बेटा डक्ट्स, वाहिनी। ओके, क्लियर है दोनों डायग्राम? अब मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको यह कहूं कि यूरिन आता कहां से है। तो यूरिन रीनल सिस्टम यानी कि नेफ्रोलॉजी की बात करते हैं तो कैसे बनता है। तो ये दोनों देखो किडनी, बड़े आसान तरीके से बनाना सीख जाना। दो उल्टे सी बनाओ आमने सामने, ऐसे फोटो खींच दो, खींच दिया, यहां से ऐसे घुमा दो, घुमा दिया, यहां से ब्लडर बना दो, बना दिया, ये बन गया मूत्र मार्ग, ये हो गया यूरिनरी ब्लडर मूत्राशय, ये हो गई यूरेटर्स मूत्रवाहिनी, और ये हो गई किडनी। किडनी में बनता है यूरिन और यहां आके इकट्ठा होता रहता है। ओके, इस तरीके से फिर ये आगे चल के जुड़ जाते हैं दोनों सिस्टम यहां से। क्लियर है बात? अब मैं इसमें से इसको वृषण को या टेस्टिस को जूम करूंगा 200x, 200x जूम करेंगे। अब इसको करें? तैयार हो? अब देखेंगे इसमें अंदर क्या क्या है, टेस्टिस में अंदर क्या क्या है। अच्छा, एक और बात बताता हूं आपको मैं। सर ये जो टेस्टिस है, वृषण है, सर ये बाहर स्क्रोटम के अंदर या वृषण कोश के अंदर ही क्यों लटके हुए हैं? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। सर चाहते तो ये पेट में अंदर भी फिट कर देता ऊपर वाला। ऊपर वाले ने जो इस मशीन को बनाया ना मेरे बच्चों, बड़ी फुर्सत से बनाया है ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। इसका एक एक पुर्जा बड़ा एक्सीलेंट बनाया है। तो मेरे बच्चों, वृषण के अंदर बनते हैं स्पर्म। क्या बनते हैं? स्पर्म। और स्पर्म से ही बच्चा पैदा होता है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन के लिए जो आइडियल आदर्श तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है जरा बताओ? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस और नो? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री, इससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम पर स्पर्म बनते हैं। और अगर शरीर में ये अंदर फिट कर देता ऊपर वाला तो फिर तो स्पर्म को भी यही टेम्परेचर मिलता। तो उसने क्या करा, इनको बाहर फिट कर दिया। अब बाहर फिट कर दिया तो सर गर्मी में तो ये बहुत गर्म हो जाते होंगे, सर्दी में बहुत गर्म ठंडे हो जाते होंगे, तो फिर क्या? तो मेरे बच्चों एक कोड होती है जिसका नाम होता है स्पर्मेटिक कोड। क्या नाम होता है? ये स्पर्मेटिक कोड इन स्क्रोटम को तापमान या एनवायरमेंट के हिसाब से पास और दूर मेंटेन करवाती है, नियर और फार मेंटेन करवाती है। मतलब आप महसूस करेंगे कि सर्दियों में वृषण शरीर के बिल्कुल चिपके होते हैं और गर्मियों में नीचे लटके होते हैं, क्योंकि गर्मियों में बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होता है। तो फिर गर्मियों में समर वेदर के अंदर दे आर इन द डिस्टेंट ऑफ द बॉडी, और इन केस ऑफ द विंटर दे आर जस्ट अटैच टू द एब्डोमिनल एरिया।
पेट से जस्ट पास में अटैच होते हैं ताकि उनको हीट मिल सके और एक आइडियल आदर्श तापमान मिल सके। तो सर्दियों में पास में होते हैं और गर्मियों में दूर होते हैं, नीचे लटके होते हैं। क्लियर है? बात समझ गए यहां तक सारी? अब मैं इसको जूम करता हूं, तो जूम करूंगा तो भाई साहब अब देखो फोटो अगला, ये दो टेस्टिस, एक इधर एक इधर, यानी कि दो वृषण, एक इधर एक इधर। इनके अंदर मेरे गजोदर विशेष प्रकार की ट्यूब्स पाई जाती है जिनको सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। इसके अंदर विशेष प्रकार की ट्यूब्स पाई जाती है और ये टेस्टिस अंदर से लॉब्यूल्स में डिवाइड होता है। लॉब्यूल्स को क्या कहा जाएगा? वृषण पालिकाएं। क्या बोला जाएगा? वृषण पालिकाएं। टेस्टिस को क्या बोला आपने? इसके बाद आगे बढ़ी, जहां पर ये ट्यूब्स आकर के इसके अंदर से निकल करके मिलती है, मतलब मैं आपको समझाऊं तो ये टेस्टिस है, इसके अंदर बहुत सारे लॉब्यूल्स होते हैं इस तरह के, इनके अंदर ऐसी हाईली कोल्ड ट्यूब्स होती है। इन ट्यूब्स को मेरे बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, यानी कि सीमेन बनाने वाली, स्पर्म बनाने वाली ट्यूब्स, शुक्रजनक वाहिनियां। ओके, ये ट्यूब्स दो तरह की सेल से बनती है। एक होती है इसके अंदर शुक्रजनक सेल्स और दूसरी होती है इसके अंदर सर्टोली सेल्स। इस नाम को इसी नाम से याद करना, हिंदी वालों को भी। सर्टोली सेल और शुक्रजनक सेल्स, स्पर्मेटोजेनिक सेल, शुक्रजनक सेल और सर्टोली सेल। क्लियर है? स्पर्मेटोजेनिक सेल जो होती है वो सेल बनाती है बेटा क्या? स्पर्म, और ये इसको देती है पोषण। ये है नर्सिंग सेल। नर्सिंग शब्द का मतलब होता है लोगों की केयर करने वाली, लोगों को जिंदगी देने वाला। मतलब एक कोटेशन है मेरे पास, चाहो तो मैं दिखाऊं आपको। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन उसको मैं बताता हूं आप लोगों को। इसमें नहीं है यार, मतलब वो मेरी दूसरी क्लास में था, उसके अंदर ये था बेटा कि एक पुलिस वाला सिर्फ लोगों को सुरक्षा दे सकता है, एक मदर सिर्फ उसके बच्चे को सुरक्षा दे सकती है, लेकिन एक नर्सिंग ऑफिसर या नर्स, उसे कहा जाता है जो पूरी दुनिया को जिंदगी और सुरक्षा दे सकता है। अंडरस्टैंड? जो किसी को भी सुरक्षा और उसको जरूरत की चीजें पूरी करवाता है, उसको केयर प्रोवाइड करेगा, उसके हर अच्छाई बुराई साइकोलॉजिकल उसको समझेगा, उसके इमोशंस को समझे, दैट इज अ नर्स। नर्स मतलब किसी को लुक आफ्टर करना, केयर करना। तो स्पर्म की नर्स कौन है? स्पर्म को नर्सिंग करने वाली सेल का क्या नाम है बेटा? सर्टोली सेल। ये इसको न्यूट्रिशन, पोषण देने का कार्य
करती है। तो दो सेल सेमिनिफेरस शुक्रजनक कोशिकाएं क्या करती है, शुक्राणु का प्रोडक्शन करती है, और ये क्या करती है, शुक्राणु को पोषण का काम करती है, न्यूट्रिशन का काम करती है। क्लियर है? ऐसे बना हुआ है अंदर से टेस्टिस। अब ये सब यहां मिलकर के जहां पर आकर के मिलती है, इस एरिया को कहा जाता है बेटा इंग्लिश में रेटे टेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटे, और हिंदी में इसको वृषण जालिका। वृषण जालिका से एक और ट्यूब आगे बढ़ती है और इसे वास इफ्रेंसिया कहा जाएगा, यानी कि शुक्र वाहिका कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? शुक्र वाहिका आगे बढ़ेगी तो बनाती है एपिडिडाइमिस। क्या बनाती है? यानी कि मेरे बच्चों अधिवृषण। अधिवृषण इस तरह से घूम करके नीचे से ऊपर बढ़ेगा तो ये हो गया वास डिफरेंस, यानी कि शुक्र वाहक। तो पास वाले को इफ्रेंसिया कह दिया, दूर वाले को डिफरेंस कह दिया। ओके, वास इफ्रेंसिया, वास डिफरेंस। तो इसको कहा वृषण जालिका, शुक्रवाही का, और ये शुक्र वाहक आगे बढ़ा और जाकर देखो अब आप यहां पर ये यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर है, और ये सेमिनल वेसिकल जिसको हमने कहा था शुक्राशय, क्या बोला था, और वो प्रोस्टेट दिख गई, और ये बल्बो यूरिथ्रल कंद मूल मूत्र पथ ग्रंथि दिख गई, और इसके माध्यम से आगे चल के ये यहां पर यूरिथ्रा और दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। हो गए, और इस तरह से ये मूत्र मार्ग से होकर के ये शिश्नमुंड यानी ग्लांस पेनिस, और ये इसके ऊपर फोर स्किन होती है, और इस तरीके से ये मूत्र मार्ग जो है बाहर खुल जाता है। क्लियर हो गया सबको? अब सुनो क्वेश्चंस, पढ़ो। सबसे पहला क्वेश्चन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां लोकेटेड होता है, यानी कि पुरुष जनन तंत्र कहां स्थित होता है? तो मेरे बच्चों पुरुष जनन तंत्र पेल्विस रीजन या श्रोणी क्षेत्र में होता है। कहां होता है? पेल्विस रीजन या श्रोणी क्षेत्र के अंदर मूत्र जनन तंत्र, पुरुष जनन तंत्र पाया जाता है। यानी कि यह हमारा थोरेसिक रीजन है, चेस्ट वाला एरिया, यह हमारा पेट वाला एरिया है उधर, एब्डोमिनल एरिया, और इसके नीचे का रीजन कहलाता है पेल्विक रीजन या श्रोणी क्षेत्र। तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब किस क्षेत्र में है? क्वेश्चन नंबर 2, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच, और इस पाउच को क्या कहेंगे? तो वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली के भीतर स्थित होते हैं। इसे थैली को क्या कहते हैं? अंडकोश की थैली या स्क्रोटम। क्या कहलाएगी? स्क्रोटम। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर नेसेसरी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणु जनन के लिए आदर्श आवश्यक तापमान कितना होता है? तो शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 2.5 डिग्री कम। क्रिस्टल क्लियर सबको? नो प्रॉब्लम एनीवन ना? ऐसे ही आपको केमिस्ट्री भी करवा देंगे, ऐसे ही फिजिक्स भी करवा देंगे। अंडरस्टैंड? तो कोई तकलीफ अब आएगी क्या? मैंने पढ़ाया उसमें दिक्कत आई किसी को? अगर तुम लोगों की तरफ से पूरा समर्थन मिला तो तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में मैं जी जान लगा दूंगा, बाकी लगाए ना लगाए, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक व्यक्ति हूं पढ़ाने में। अंडरस्टैंड? तुम्हें तुम्हारी कितनी परवाह है इसका मुझे नहीं पता, लेकिन जब तुम इस इंस्टीट्यूट के अंदर आ गए तो अब तुम्हारी परवाह मुझे कितनी है ये मुझे अच्छे से पता है। अंडरस्टैंड? और एग्जाम तक तो मेरे बच्चों आपकी टिप्स पे ऐसे आ जाएगा, और फिर मैं आपको नीट भी देने भेजूंगा इसके बाद। दोनों काम करवाएंगे। क्लियर है बात? सुनिए बात, आगे का क्वेश्चन सुनिएगा। स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन द, स्पर्म शुक्राणुओं का निर्माण कहां होता है? वीर्योत्पादक नलिकाएं जिसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, अभी बताई थी ना।
दो टाइप की सेल बनाती है ना, इनको बनाती है कि नहीं बनाती है? अगला क्वेश्चन देखो, सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय टू टाइप ऑफ द सेल, दीज सेल्स आर कोल्ड। यानी हिंदी में सुनो, शुक्रजनक नलिकाएं इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा पंक्तिबद्ध होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? इनको मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल कहते हैं, यानी कि पुरुष जनन कोशिकाएं, शुक्राणुजन और सर्टोली कोशिकाएं इनको कहा जाता है। अब जैसे हिंदी को इंग्लिश किया, इंग्लिश को हिंदी किया, तो क्या लिखा हुआ है? यही एग्जाम में होता है। जो सिर्फ हिंदी मीडियम के टीचर पढ़ाते हैं ना, वो बच्चे को पास नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि उसको सिर्फ हिंदी आती है। अंडरस्टैंड? और मेरे बच्चों, फिर एग्जाम में ऐसे पेपर आता है, वहां पे लिखा हुआ है सर्टोली इंग्लिश में और हिंदी में लिखा हुआ है सर्टोली। अब बच्चा समझ ही नहीं रहा है कि यार क्या है ये। बाइलिंगुअल का मतलब है इस तरीके से, और बाइलिंगुअल वाला बच्चा कभी मात नहीं खाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम उसे दिला दें आप, क्योंकि एग्जाम सेम पैटर्न में देना है आपको। ये कि ये सेम डिट्टो लैंग्वेज में, कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगी। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6, मेल जर्म सेल अंडरगो विच सेल डिवीजन? अगर मैं ये कहूं नर जनन कोशिकाएं किस कोशिका विभाजन से गुजरती है, तो अर्धसूत्री विभाजन या मियोटिक डिवीजन इनके अंदर होता है। जैसे कि हमारी सेल है, हमारे शरीर की हर सेल 2n है, और 2n का मतलब होता है बेटा 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम। तो n का मतलब क्या हो जाएगा? 23। और हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं जो हैं द्विगुणित होती है। कैसी होती है? यानी कि डिप्लॉयड या द्विगुणित। अंडरस्टैंड? और मेरे बच्चों, एन का मतलब हैप्लॉइड, अगुणित। क्लियर? अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर की हर सेल कैसी है? ऑल सेल्स, शरीर की हर कोशिका, सिर्फ दो कोशिकाओं को छोड़कर, और उन दो कोशिकाओं के नाम है शुक्राणु और डिंब। शुक्राणु और डिंब, ओवम को हिंदी में डिंब कहते हैं, और शुक्राणु, बोथ आर द हैप्लॉइड सेल्स। सिर्फ ये दो सेल को छोड़कर हमारे शरीर की सारी सेल जो हैं वो डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। क्लियर है बच्चों? अब सर ऐसा क्यों करा ऊपर वाले ने? देखो यहां पे फिर एक करिश्मा किया, फिर एक स्मार्टनेस दिखाई, क्योंकि आपको पता है कि आप जो इस धरती पे आए वो पापा और मम्मी की रात और दिन की मेहनत है। रात की ज्यादा है, यस और नो? तो पापा और मम्मी की मेहनत है, तो आपके अंदर, आपके ऊपर अधिकार और आपके अंदर गुण भी पापा और मम्मी दोनों के ही होने चाहिए, वरना तो झगड़ा हो जाता ना। झगड़ा होता नहीं होता? अब हमने कहा कि हमारे शरीर की हर सेल में 46 है। अब अगर ऊपर वाला यहां से क्या आया? स्पर्म, और यहां से ओवम, और मां की कोख में जाकर के, वॉम्ब में जाकर के दोनों ही मिलते हैं और उससे बच्चा बनता है। अब हम ये कह रहे हैं कि हर सेल में 46 है, यहां की, यहां की, यहां की, किसी भी सेल, सिर्फ दो सेल को छोड़कर। देखो ऊपर वाले ने मैजिक किया ना। हमारे शरीर में मिलियन सेल्स है, वो सारी सेल्स में क्रोमोसोम नंबर कितना?
सिर्फ 2 सेल नामी सेल हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर कितना 23, गुणसूत्र कितना 23। अब आपको पता है कि बच्चा बनेगा तो पापा और मम्मी दोनों की मेहनत से बनेगा। अब अगर ऊपर वाला ये करामात नहीं करता और मेरे गजोधर 46 की 2 सेल मिला देता तो अनर्थ हो जाता, 92 का एक नया बच्चा बनता। उसके अंदर बाकी की जितनी सेल होती सब में कितने क्रोमोसोम आ जाते और बाकी पूरा शरीर तो फिर इसी से बनता, तो उसमें हर सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाते, तो प्रकृति का कुदरत का चक्र ही टूट जाता। और सोचो फिर 92 वाले 2 लोग शादी कर लेते वापस, तो अगला बच्चा आता उसमें क्या होता। और क्या साइंस साइंस रहती, ऊपर वाले का मैजिक मैजिक रहता, कुछ भी हो जाता फिर तो 92 से फिर और आगे मल्टीप्लाई, फिर वैसे ही पुरुष और नर और फीमेल और मेल ढूंढने पड़ते तब शादी करवाते। फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम उनके बच्चों में किसी से पूछते कि तेरे में कितने क्रोम, पता ही नहीं सर, मम्मी पापा से पूछ के आऊंगा उनमें कितने या सर ना, ऐसी तकलीफें आ जाती। तो ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाया और सिर्फ ये 2 सेल ऐसी हैं मेरे बच्चों, इन 2 सेल को बनने का एक प्रोसेस बनाया, उस प्रोसेस को कहा गया अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि हिंदी में मियोसिस। क्या बोला गया, और मियोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन 2 सेल्स विल बिकम हाफ। इन दोनों सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे रह जाते हैं, आधे। और अब वापस 23 क्रोमोसोम की स्पर्म और 23 ही क्रोमोसोम का ओवम जब मिलता है तो वापस से 46 क्रोमोसोम की ही सेल बनती है, और ये प्रकृति का चक्र कभी टूटता नहीं। बात समझ गए। वरना तो पापा, अगर पूरे आप पापा को चले जाते तो मम्मी नाराज होती, और पूरे ही मम्मी को चले जाते तो पापा नाराज होते। तो आपके साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं किया ऊपर वाले ने पापा और मम्मी के साथ। आप में जो भी है, मतलब कुल आप में 46 गुण आए, इन्हीं 46 गुण से पूरे शरीर के गुण आए, जेनेटिक्स। 23 गुण आपके पापा से आए, 23 गुण आपके, गुण मतलब गुणसूत्र, हिंदी से ही सब कुछ पैदा हुआ है, ये सुनो, गुण मतलब गुणसूत्र। 23 कहां से आए, तो सवाल हमारा ये था, मैं कितना भी खोल के आपको ले जा सकता हूं, लेकिन मैं उतना पढ़ाऊंगा आपको जितना हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। तो मेरे बच्चों, हम यहां पर ये बात कर रहे हैं, सवाल हमारा ये था कि बताइए इन दोनों सेल्स में कौन सा सेल डिवीजन होता है, कौन सा विभाजन होता है। तो नर जनन कोशिकाएं किस कोशिका विभाजन से गुजरती है, कौन सी कोशिकाएं जनन कोशिकाओं को पोषण देने का काम करती है। जहां स्टार लगा रहा हूं मतलब ये, मतलब उसको क्या कहते हैं, पास्ट को, पास्ट समझते हो ना, जो गुजर गया अब नहीं आएगा। जिस पे स्टार लगा रहा हूं मतलब ये पास्ट में कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा में स्टार रहे होंगे, हीरो है ये स्टार क्वेश्चन से, इसलिए स्टार लगाए जा रहे हैं। टेस्टिक्युलर हार्मोन कोल्ड द एंड्रोजन आर सीक्रेटेड फ्रॉम, यानी कि एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन स्त्रावित होते हैं। तो जो हमारी शुक्रजनक नलिकाएं होती है ये, ठीक, इनके बीच बीच में विशेष प्रकार की एक और सेल्स पाई जाती है, ठीक है बेटा। इन सेल्स को कहते हैं लेडिंग सेल्स। क्या कहते हैं, यानी कि अंतरालीय कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाएं। क्लियर है। ये लेडिंग कोशिकाएं क्या काम आती है,
तो साहब ये हमारे अंदर एंड्रोजन सीक्रेट करती है। एंड्रोजन क्या काम आता है? पुरुष पुरुष कहलाता है तो उसका कारण क्या है? एंड्रोजन। दाढ़ी मूछे आना, आवाजें भारी होना, शरीर पे बालों का उगना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन द मेल इज ड्यू टू द एंड्रोजन। क्लियर है? यानी कि एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन किससे बनता है? लेडिंग कोशिकाओं से ये सीक्रेट होता है। तो अब यहां पर 3 सेल हो गई ना। एक हो गई स्पर्मेटोजेनिक सेल जो स्पर्म बनाती है, दूसरी सेल हो गई सर्टोली, और तीसरी हो गई लेडिंग। तीनों के काम, इसका काम है स्पर्म प्रोडक्शन करना, शुक्राणु प्रोडक्शन करना, इसका काम पोषण देना, और इसका काम है बेटा टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेट करना, एंड्रोजन का सीक्रेट करना। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, तभी जाकर के वो प्रॉपर पुरुष कहलाएगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है बेटा? तो 8 क्वेश्चन कंप्लीट है यहां तक। नेक्स्ट देखिए आप, अगला सवाल। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, मैंने कहा पुरुष यौन सहायक नलिकाएं, 2 चीजें बताई थी ना, नलिकाएं और ग्लैंड्स, ग्रंथियां। तो नलिकाओं के नाम देखो आप, रेटेटेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस। यानी कि रेटे वृषण, अपवाही नलिकाएं, एपिडिडाइमिस और वास, ये सब क्या हैं? डक्ट से सहायक नलिकाएं। तो सहायक नलिकाओं के नाम में बोलो, एक बार रिपीट करो। क्लियर? मूत्र मार्ग का बाहरी छिद्र क्या कहलाता है? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा इन द मेल इज कॉल्ड। मूत्र मार्ग का मांस या यूरेथ्रल मीटस, हिंदी मीडियम में यही आएगा, यूरेथ्रल मीटस। हिंदी में लिखा होगा बस। क्या बोलते हैं इसको? जो मूत्र मार्ग है, जहां पर पेनिस से बाहर यूरिन निकलता है, उस ओपनिंग को, उस छिद्र को क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटस। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग का मांस या यूरेथ्रल मीटस। क्लियर है? द एनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस, लिंग का बड़ा हुआ सिरा क्या कहलाता है? तो इसे शिश्न मुंड या ग्लांस पेनिस बोला जाता है। जैसा कि मैंने आपको इमेज के अंदर दिया था, पेनिस का टर्मिनल हिस्सा, लास्ट हिस्सा जो फूला हुआ है, एनलार्ज्ड है, इसे कहते हैं बेटा ग्लांस पेनिस या शिश्न मुंड। अंडरस्टैंड? तो देखिएगा, यह कहलाता है ग्लांस पेनिस या शिश्न मुंड। ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन, यानी कि शिश्न मुंड त्वचा की एक ढीली तह से ढका होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे फोर स्किन या चमड़ी कहते हैं। तो चमड़ी लिखा नहीं आएगा, क्या लिखा आएगा? फोर स्किन। अंडरस्टैंड? अरे बात तो समझ में आ रही है ना सब लोगों को? अगला क्वेश्चन नंबर 13। मेरे बच्चों, द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड्स द, ये क्वेश्चन हमने क्या किया था? एक्सेसरी डक्ट, सहायक नलिकाएं। और ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं सहायक ग्रंथियां। मतलब पढ़ते पढ़ते एक ऐसा समय आ जाएगा जब पूरी बायोलॉजी आपके ऐसे उंगलियों पर होगी, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसका उत्तर तुम्हें नहीं आएगा, और वो भी बिना ऑप्शन देके। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ऑप्शन देख के तो गधा भी आंसर लगा देगा, चाहे
वो तो बात की बात है कि सही निकलेगा गलत निकलेगा, आंसर तो सब लगा देंगे, लेकिन बिना ऑप्शन देके जो आंसर बता दे, असली तैयारी उसी को कहते हैं। और हमें बस छत पे घूम घूम करके सुबह के टाइम क्या करना है, यही करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ के आंसर लगाना, क्वेश्चन पढ़ना आंसर लगाना, क्वेश्चन पढ़ना आंसर लगाना। अपनी एप्लीकेशन है वुगली ऐप, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पे से उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये जो पैनल पीडीएफ है ये सारी वहां पर आपको मिलेगी। क्लियर है बात? आप खोलोगे, आप सो रहे हो, लेट रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने सेल फोन से आपकी पीडीएफ से आप आसानी से पढ़ाई कर पाओगे। डू यू अंडरस्टैंड? कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है ना, लंबी क्लास ले लूंगा तो? कहा? महावीनगर 3rd चल जाना, क्या दिक्कत है यार, थोड़ा सा और पढ़ ले, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव तो फिनिश करें अब, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव पूरा कर लेते हैं, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव आगे बढ़ाएंगे। तो सुनो बात को, तो असेसरी ग्रंथियां या सहायक नलिकाओं के नाम, ग्रंथियों के नाम सुने अब? सुने क्या? तो देखो मेरे बच्चों, सहायक ग्रंथियां या असेसरी ग्लैंड्स के नाम, यानी कि सेमिनल वेसिकल थी, प्रोस्टेट थी, और बल्बो यूरिथ्रल। हिंदी में सुनो, वीर्य पुटिका, एक प्रोस्टेट और एक युग्मित बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सेमिनल प्लाज्मा जो है, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो सेमिनल प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? हाँ सर, हाँ, हेलो, क्लास में हो अभी तो? हाँ, अभी अभी लगाऊंगा थोड़ी देर बाद हम। तो देखिए, सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन द, किसमें भरपूर होता है? फ्रक्टोज और कैल्शियम। स्टार लगा लो आप। सेमिनल प्लाज्मा का मतलब है बेटा सीमेन। क्या है ये? सीमेन। वीर्य, इसमें फ्रक्टोज और कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज और कैल्शियम। बस, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये पीडीएफ के फोटो वगैरह आप ले लो अभी, तो जब तक आपका ऐप में रजिस्ट्रेशन ना हो तब तक के लिए, ठीक है। बाकी जितने भी सारे टीचर पढ़ाएंगे ना आपको यहाँ पे, वो पीडीएफ आपकी ऐप के अंदर आपको मिलेगी, केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह की, और वो पूरे 1 ईयर तक आपके पास रहेंगी। यहां से फोटो ले लो आप लोग और आपस में शेयर कर लेना फिर, है ना। हो गया? पीछे तो कुछ नहीं था, पोस्टर है, इसका तो मेरे साथ ले लो। हो गया? हो गया? हो गया?
अपने अपने मोबाइल नंबर लिखा जाना। ऑफिस के अंदर जिसके नहीं है तो व्हाट्सएप वगैरह पे या ऐप के अंदर जैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो कम्युनिकेशन का एक अच्छा मीडियम आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।